के मैरी टॉक में मैं शिल्पा नेगी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस शो की खास बात यही है कि हम इसमें आपकी हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं और हर सप्ताह हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो खास विषय पर आपसे बात करते हैं, वो भी फोन के जरिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल होता है तो फिर आप कॉल करके उनसे बात करते हैं सीधे तौर पे। आज हमारे साथ है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु त्यागी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा बहुत बहुत नमस्कार जोधपुर के सारे दर्शकों को और न्यूज़ 24 के सारे और मतलब व्यूअर्स जितने भी दर्शक। तो मैं आपको बता दूं, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हृदय से संबंधित जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं उनको लेकर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। लेकिन सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आपको आए हुए भी जोधपुर में 2 साल हुए हैं। जी, मुझे 2 साल हुए हैं। उससे पहले मैं दिल्ली में था और उससे पहले मैं साउथ में था। एक्चुअली मैंने पूरा इंडिया देख रखा है जी। और तब मैं जोधपुर में आके फाइनली सेटल हुआ। आज जिन समस्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि जब बच्चों की बात होती है तो बच्चों के पालन पोषण से लेकर पढ़ाई से लेकर फ्यूचर से लेकर उनके स्वास्थ्य तक सभी कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो चलिए, बात करने से पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सबसे ज्यादा समस्या इससे जुड़ी क्या आती है? देखिए, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब बच्चों से संबंधित, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हर कोई जानता है हार्ट से संबंधित। तो बच्चों के हार्ट से संबंधित डॉक्टर हूँ। तो पूरे शरीर में मैं सिर्फ हार्ट को देखता हूँ, दिल, और उसमें भी बड़ों के हार्ट को नहीं, सिर्फ बच्चों के हार्ट को। तो ये जो बच्चे होते हैं, मेरे पेशेंट्स जो होते हैं, ये जन्म लेते हैं और एक्चुअली में जब ये माँ के गर्भ में जब शिशु का दिल बनता है तो वो एक ट्यूब की तरह होता है, जैसे एक ट्यूब है। फिर वो इतनी ज्यादा टर्न और ट्विस्ट लेता है तब वो जाके हार्ट बनता है। अगर उस टर्न ट्विस्ट में जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे, मतलब जरा सा भी वेरिएशन आ जाए तो वो बच्चों के हार्ट में कोई भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा बच्चों के हार्ट में होल है। बहुत जनरल भाषा में हमारे लोगों में चलता है कि इसके बच्चे के दिल में छेद है। तो उस बच्चे के दिल में छेद होता है। कई बार आपने देखे होंगे बहुत नीले बच्चे होते हैं। कई बार आपने देखे होंगे दूध पीने में भी बच्चे को दिक्कत होती है, और पीता भी है तो भी उसका वजन नहीं बढ़ता है, बार बार निमोनिया होता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं इन बच्चों में कि जो कि हार्ट की बीमारी की तरफ हमें मतलब इशारा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अगर हम मतलब सचेत रहें, बेसिकली इस बीमारी का ऐसा है कि अगर हम सचेत रहें तो समय रहते इलाज करें, तो आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है, तो या तो बिना ऑपरेशन के कुछ दवाइयों से अपन इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर कुछ एंजियोग्राफी के द्वारा कुछ होल्स, मैं जैसे कि कैथ लैब में उन होल्स को एंजियोग्राफी द्वारा बंद करता हूं, कुछ वाल्व को गुब्बारे डाल के खोलता हूं, या फिर जो हार्ट के सर्जन है, जो हार्ट के ऑपरेशन करने वाले जो बच्चों के हार्ट के सर्जन है, वो छाती खोल के हार्ट के अंदर के होल को, जैसे हम कपड़े में छेद हो जाता है वो सिल देते हैं, वैसे ही वो उसको बंद कर देते हैं। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु त्यागी हमारे साथ बैठे हैं। आपके जहन में कोई सवाल है या आपके घर में आपके बच्चों को कोई ऐसा इशू है जिसको लेकर आपके दिमाग में कोई संशय है या आप कंफ्यूजन में है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, हार्ट रिगार्डिंग, आप बिना हिचक के फोन कर सकते हैं। और फोन करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 7733001360। इस पर कॉल कीजिए और सीधे तौर पर डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं। सर, आपने जो समझाया उसके बाद जो मेरे जहन में एक चीज आई है कि हमने आसपास सोसाइटी में बहुत बार देखा है, खुसर चलती है कि इसके बच्चे को हार्ट में छेद है, उस बच्चे की ग्रोथ भी नहीं दिखती है। कभी कभी बच्चे की ग्रोथ में उस चीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से जो कैलोरी बनती है, जो भी उसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो मेरी ग्रोथ के लिए या बच्चे की ग्रोथ के लिए, मैं बच्चे की बात करूं, उसके लिए जरूरी होता है। अगर एक बच्चे को दिल में छेद होता है, दिल में होल है, तो दिल में छेद वाला बच्चा पहले तो बहुत उसकी, जैसे अगर नॉर्मल मैं सांस ले रहा हूं तो मैं आराम से सांस ले पा रहा हूं, लेकिन वो बच्चे को सांस भी बहुत तेज तेज आ रही होती है, वो ऐसे सांस ले रहा होता है। तो जब वो सांस लेता है तो वो जब माँ का दूध भी पी रहा होता है, नॉर्मल बच्चा 10 से 15 मिनट तक अपनी माँ का दूध खींच लेता है, लेकिन ये बच्चे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही दूध पी पाते हैं। इतनी देर में वो पूरी तरह थक जाते हैं, पेट भरा नहीं होता लेकिन थक इतने जाते हैं, सो जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद वापस, क्योंकि भूख लगती है तो उठते हैं, फिर वापस वही 5 मिनट पीते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इसमें ये सक रेस्ट सक साइकिल, मतलब ये
माँ का दूध पीना, फिर रेस्ट कर लेना, फिर माँ का दूध पीना, और साइकिल ये ऐसे ही चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि पेट में एक तो दूध कम पहुंचता है, ऊपर से ये जो सांस इतनी तेज तेज चल रही है उसमें उनकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो जो जितने दूध से जितनी एनर्जी बनी वो भी वेस्ट हो गई, प्लस दूध भी कम गया, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती इन बच्चों की। जो बाय बर्थ बच्चे होते हैं, अगर उसमें डायग्नोस हो जाता है कि उनके हार्ट में छेद है, और कभी ऐसा हो कि सडनली ये डायग्नोस नहीं हो पाया और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब पेरेंट्स को पता चलता है 8 साल में 9 साल में कि बच्चे के दिल में छेद है, तो दोनों में से जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो कौन सा सही रहता है? या फिर जब 8-9 साल की एज में वो आता है तो कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस वो हो जाती हैं कि ऑपरेट हो पाता है या नहीं हो पाता? देखिए, मैं इसको जन्म से पहले लेके जाना चाहूंगा इस बात को। अच्छा। कि जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो एक माँ की सोनोग्राफी जिसे कहते हैं वो होती है, जिसमें जो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर हैं वो पूरा शरीर देख लेते हैं बच्चे का। उसमें वो हार्ट को बहुत ही फौरी तौर पे अच्छे से देख लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई हार्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो मेरे पास भेजते हैं। फिर मैं एक फीटल एको होता है, माँ के गर्भ में बच्चे के हार्ट का सोनोग्राफी, वो मैं करता हूँ। वो अगर करके हम उसको तभी पकड़ लेते हैं तो उस समय ही माँ बाप को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो उससे हमें क्या फायदा होता है कि एक तो ये फायदा होता है, अगर आज हमारे संविधान में ऐसा है कि 20 हफ्ते से पहले, अगर 20 हफ्ते का गर्भ है तो उससे पहले आप डिसीजन लेना चाहें कि प्रेगनेंसी में आगे जाना है या रुकना है। अगर कोई बहुत प्रॉब्लम, सर एक कॉल ले लेते हैं। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम पता चल गई तो आप आगे जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं। अगर बहुत बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, आज की तारीख में ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ इलाज है, तो वो 20 हफ्ते से पहले हम उससे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पहले ही पता चल गया और हम 20 हफ्ते के बाद भी कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमें पहले ही पता चल जाता है तो वो प्रेगनेंसी जब आगे बढ़ती है तो हम डिलीवरी, जब बर्थ के बाद में हम तैयार रहते हैं उस चीज़ के लिए कि अगर बहुत बड़ी हार्ट में प्रॉब्लम है जी। तो अगर हम सही समय पे सही इलाज करते हैं तो उस बीमारी का, कई बीमारियों का सिर्फ एक ऑपरेशन से पूरा बच्चा हमारी तरह पूरी जिंदगी जीता है। लेकिन अगर नहीं पकड़ा जाए वो जन्म पे भी, तो फिर बच्चा कई बार बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आता है। तब बहुत ही लिमिटेड आपके पास रिस्क भी ज्यादा होता है और फिर जो आपको रिजल्ट चाहिए वो भी नहीं हो पाता। और जो आपने तीसरा सवाल पूछा कि भाई अगर अपन जल्दी डायग्नोज कर लें या जल्दी उस बीमारी को पकड़ लें या फिर बच्चा बड़ा हो जाए। एक बीमारी होती है जिसमें सिर्फ बच्चे के हार्ट में होल होता है, एक नहीं काफी सारी होती हैं, जिसमें VSD, बहुत एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो हार्ट के 4 खाने होते हैं उसमें नीचे वाले जो 2 खाने होते हैं उसके बीच की दीवार में छेद होता है। अच्छा। तो अगर वो छेद बहुत बड़ा है तो अगर उसका ऑपरेशन 4 से 6 महीने की उम्र पे कर दिया जाए, उसका वजन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वजन चाहे 2 किलो रहने दो चाहे 3 किलो रहने दो, लेकिन 4 से 6 महीने में उसका वजन, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर उस टाइम पे कर दिया जाए तो वो आसानी से बच्चा पूरी जिंदगी अपनी नॉर्मली जीता है। लेकिन अगर उसको इग्नोर करते हैं, जैसे मैं जब से जोधपुर में आया हूँ, कुछ जैसे मेरे पेशेंट, आज ही एक पेशेंट आया, आज ही की बात है, मैं देख के आ रहा हूँ, 10 साल का बच्चा है, वो बहुत लेट उसको पकड़ा गया या पहले पकड़ा गया, उसने ध्यान नहीं दिया तो उसको हार्ट में उसी जगह VSD है, बहुत बड़ा होल है, अब वो लाइलाज हो चुका है। मतलब ये बच्चे 1-1.5 साल के बाद में लाइलाज हो जाते हैं, फिर इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि फेफड़ों का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तब तक, और अगर आप ऑपरेशन करके होल बंद करेंगे तो बल्कि उसकी लाइफ पे रिस्क आ जाएगा। और ये बच्चे, अब जैसे वो 10 साल का हो गया, ये इसकी अमूमन उम्र 10-20 साल या 10 साल या 15 साल ज्यादा से ज्यादा रहेगी, और वो बहुत ही दुखद है, बजाय इसके कि हम समय पे इसका ऑपरेशन या इलाज करा लें। अच्छा, डायग्नोज होने के बाद जैसे आपने कहा कि बाय बर्थ जो बच्चे हैं 4-5 महीने में उनको ऑपरेट कर दिया जाए तो उनकी एक रूटीन लाइफ वो जी सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल। रूटीन लाइफ में क्या बाउंड्रीज होती है? मतलब दे कैन प्ले व्हाट आर द फिजिकल एक्टिविटीज? देखिए, मैं एक चीज और पिछले वाले सवाल में ऐड करना चाहूंगा कि ये तो मैं VSD की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी बीमारियां होती हैं हार्ट में जिसमें नलियां जो होती हैं वो अलग। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी हाँ, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ बच्चों की जो ये सर्जरी होती है तो इसे कैसे पता चलता है क्योंकि बच्चे के भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ऐसा कोई बच्चा जो
होता बहुत है, कोई कुछ जो हाथ में होता है, तो इनकी सर्जरी कोई जो होती है तो कैसे क्या होती है, कोई बताएंगे आप? जी, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली ये मुझे पहले ही शायद आपको बता देना चाहिए था। जैसे एक बच्चों के डॉक्टर बच्चे को देखते हैं तो उन्हें आप जी सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल पूछिए। सर, हमारे बच्चा 10 साल का, उसके पेट में दर्द होता है। जी, पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है। हाँ सर, आज तो हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे बीच बैठे हैं। लेकिन हाँ, पेट में दर्द पे भी मैं आपको आपने कॉल किया, वहां से इतना पेन लिया, लेकिन पेट में दर्द जी बहुत कारणों से हो सकता है, क्योंकि मेरा पेट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी सामान रखा हुआ है, तो उसमें से कौन सा सामान बज रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेट में मेरा लिवर भी है, मेरा किडनी भी है, मेरे आंतें भी हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो पेट का दर्द बना सकते हैं। और कई बार ये पेट का दर्द जो बच्चे बोलते हैं वो कई बार फंक्शनल पेन, मतलब वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि पेट में दर्द है और वो फिर खेलना चालू कर देते हैं। कई बार कीड़ों की वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो आपको एक वो है कि अपने बच्चे के डॉक्टर जो भी हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स या जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलें, और अगर उन्हें लगेगा तो वो आगे की आपकी जांचें करा के आपको बता देंगे। धन्यवाद। बहुत ही पॉजिटिव होकर कि वो निराश ना हो। बट जी, उन्होंने फोन किया तो बिल्कुल बहुत अच्छा। ओके सर, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। तो मैं उन्होंने जो पूछा, देखिए कोई भी बच्चा फादर मदर मेरे पास डायरेक्टली बच्चा लेकर नहीं आते, वो बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई हार्ट में कोई आवाज आ रही है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, सांस में दिक्कत है, बार बार निमोनिया हो रहा है या बेहोशी आती है बार बार, तो उन्हें जब लगता है तो वो मेरे पास भेजते हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बच्चों के हार्ट। तो जैसे ही पेट की सोनोग्राफी, आपने सोनोग्राफी सुन रखी होगी, वैसी ही एक मशीन होती है 2 डायमेंशनल एकोकार्डियोग्राफी, वो हार्ट की सोनोग्राफी कहलाती है। तो मैं उस हार्ट की सोनोग्राफी को करता हूं, और उस सोनोग्राफी से मुझे हार्ट के अंदर, मतलब दिल के अंदर कोई छेद है, नली का प्रॉब्लम है, वो मुझे क्लियरली दिख जाता है। जब ये मुझे दिख जाता है तब मैं ये डिसाइड करता हूं कि ये इसको अभी कुछ करने की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है। अगर नहीं करने की जरूरत है तो इसको दवाई भी देनी है या बिना दवाई के काम चल जाएगा। अगर दवाई देनी है तो मैं उसको दवाई देके और रेगुलर इंटरवल्स पे उसको बुलाता रहता हूँ। लेकिन अगर उसको मैं बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से बंद कर सकता हूँ तो फिर मैं उनको बता देता हूँ कि देखिए इसका होल या वाल्व में ब्लॉक है, वो मैं बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से, मैं मतलब जैसे बड़ों में एंजियोग्राफी होती है, यहाँ पे गंदे खून की और अच्छे खून की नली होती है, उसके द्वारा हार्ट में जाते हैं और वहाँ एक बटन जैसी चीज बैठा देते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि बच्चों को ना मैं एंजियोग्राफी से कर सकता हूँ ना दवाई से कुछ होगा, उसको सिर्फ हमें ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। और देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी डरावना जरूर है सुनने में, लेकिन वो इतना डरावना है नहीं, क्योंकि आज की तारीख में साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कुछ ऑपरेशन तो 1-2% के रिस्क पे हो जाते हैं, कुछ ऑपरेशन है जो 10-15% के रिस्क पे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि 10-15% रिस्क की 100 बच्चों का हमने ऑपरेशन किया तो 80-85 बच्चे उस अमुक बीमारी के, जो बहुत ही गंभीर बीमारी है, वो बीमारी के अच्छा होके घर जाएंगे। 10-15 बच्चों को दिक्कत हो सकती है, और 1% का मतलब यह है कि 100 बच्चों का ऑपरेशन किया तो एक बच्चे को ही दिक्कत होगी, 99 बच्चे घर जाएंगे। तो ओपन हार्ट सर्जरी आज की तारीख में एक मतलब साइंस का वरदान है, तो उससे डरे नहीं, आगे बढ़े। आज हमारे बीच है हिमांशु त्यागी, डॉक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, खासतौर पे बच्चों के लिए हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप उनसे सीधे तौर पर बात करके अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि आपके जहन में कोई भी सवाल है, इतने पॉजिटिव होकर, तो बिल्कुल आप हमें कॉल करके अपने जहन में जो भी सवाल है जरूर पूछ सकते हैं। करना क्या है, 7733001360 यानी 7733001360 पे कॉल कीजिए और सीधे तौर पर डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ऐसी साइकोलॉजी भी है कि भूत प्रेत बाधा, जिसका नाम शायद आपका सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से पाला पड़ता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट्स कभी कभी इनकी वजह से मिसगाइड भी होते हैं।
तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। अमूमन पेपर्स में मैंने भी देखा है बहुत बार कि बच्चों को दागने का एक आर्टिकल जरूर आता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथिंग में, तो ये चीज़ कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है? आपने कितनी बार इस चीज़ को फेस किया है अपनी ड्यूरिंग? सर मैम, मैं अपने 2 पेशेंट्स में से या 3 पेशेंट्स में से एक पेशेंट में मुझे ही मिलता है। अच्छा। मैं जब तक जोधपुर नहीं आया था तब तक मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से नहीं मालूम थी कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। बेसिकली वो मतलब हमारे गांव ग्रामीण के बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, मैं 70 साल का हूँ। मैं बात तो बच्चों की चल रही है, लेकिन मैं हार्ट का मरीज हूँ जी। 10 साल हो गए मुझे बीमारी है हार्ट की जी। अब उसमें क्या है कि इलाज चल रहा है, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास तबियत सही है बिल्कुल। डॉक्टर एक ब्लॉक आया था इसके अंदर। डॉक्टर साहब ने कहा था, जोधपुर का हूँ मैं, जोधपुर रह रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान के अंदर। तो वो डॉक्टर साहब के साथ इलाज चल रहा है MDM में हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला था कि दवाई से ठीक हो जाएगा। अब मेरा बहुत फर्क पड़ गया, फिर भी मैं चाहता हूँ कभी हल्का हल्का दर्द रहता है थोड़ा। डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहता हूँ, और कुछ खाने पीने में क्या परहेज होता है, क्या होता है, आप जरा बताइए। अच्छा, 70 साल के नहीं है। अब ये 70 साल के हैं आप, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। ऑपरेशन होने के बाद बस थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो उस थोड़े थोड़े दर्द के लिए आपके जो डॉक्टर हैं उनसे नियमित मिलते रहिए और वो ही आपको सही से गाइड कर पाएंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है सर, आपकी एक बात ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि आप whatever you can ask, तो they are continuous calling you. ओके सर, आपकी बात जो हमारी रह गई थी। मैं भूत पिशाच और नैरो माइंडेडनेस। वो भूत कहीं हमारे उसमें नहीं आता ना, हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और भूत पे एकदम इसलिए मैं भूल गया। तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने ये जो बच्चों को दागना है, पहले मुझे बड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता था, थोड़ा दुख भी होता था कि इतने छोटे से बच्चे को इतना ज्यादा जलाया हुआ है। और ऑब्वियसली वो उनको बेचारे ग्रामीण परिवेश के बहुत सीधे साधे लोग हैं और अनएजुकेशन मतलब साक्षरता का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो वो जाते हैं और उनको बच्चों को छोटे छोटे दाग दिया जाता है। तो और इस दागने से कुछ भी नहीं होता। जो बीमारी अपने आप ठीक होने वाली होती है वो ठीक हो जाती है, और उसका क्रेडिट उसका जो कहते हैं कि हमने दागा इसलिए ठीक हो गई। लेकिन जो बीमारी ठीक नहीं होती तो वो उसके कहते हैं इसको बहुत बड़ी बाधा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दागने वाले हैं, एक पेशेंट मेरे को वो दागने वाले जो इनको भूपा कहते हैं, वो भी अपने बच्चे लेके आते हैं। तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि आप दूसरे का इलाज करते हैं और आपका बच्चा मेरे पास लेके आते हैं, तो वो उसका वो बहुत क्लियरली जवाब नहीं दे पाते। ऑब्वियसली वो मेरे पेशेंट है तो मैं उन्हें ज्यादा नहीं पूछ पाता। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं, देखिए आस्था रखिए, ईश्वर में आस्था रखिए, लेकिन भूत प्रेत और ये सब अंधविश्वास को छोड़िए और सही समय पे बच्चे का इलाज कराइए। क्योंकि अभी मैं 3 दिन पहले की भी ये बात बोली तो आपने, एक 22 दिन का मेरे पास बच्चा आया जिसको हार्ट में नलियां गंदे खून की अच्छी जगह थी और अच्छे खून की गंदी जगह थी। तो उस बच्चे का एक ऑपरेशन होके होता, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन एक ऑपरेशन होके वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता था। लेकिन वो इतनी जगह घूम फिर के आ गए, इतना उन्होंने पैसा खर्च कर दिया मतलब यही अंधविश्वास में, कि लास्ट में जाके उनके पास इतना बचा ही नहीं कि वो इस ऑपरेशन को करवा भी सके। लेकिन मतलब आज की तारीख में हेल्थ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ जागरूक बनिए और काम सही हो जाएगा, आपका बच्चा हमेशा ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर नया बर्थ बच्चा है, उसका डायग्नोस होकर ट्रीटमेंट हो जाता है, और अगर बच्चा आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि 4-5 साल में डायग्नोस होता है, तो क्या फिर उसका जो डाइट शेड्यूल है या उसकी तरफ ध्यान देना पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? देखिए डाइट से तो मतलब बहुत पहले फर्क पड़ता है, बाद में उसके डायग्नोसिस पे और डाइट का बहुत ज़्यादा सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा बहुत छोटा है, डायग्नोज हुआ है, अब उसको हमें 4 महीने तक लेके जाना है, 3 महीने तक जब हमारी सर्जरी हो पाएगी, तब हमें ऑब्वियसली उसकी डाइटरी और हर 15 दिन में बुलाना पड़ता है, वेट देखना पड़ता है, क्योंकि उसका जितना ठीक से वजन बढ़ा सकेंगे उतना उसकी सर्जरी में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर उसका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, कुछ करने के बावजूद भी कुछ बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, तब भी हमारी जो सर्जरी का टाइम है वो वही रहेगा। जहां तक बात है 4-5 साल के बच्चे की, तो
ये जैसे मैंने आपको 2-3 होल्स का या छेदों का नाम बताया, VSD हुई या फिर PDA, बहुत बड़ा PDA हुआ, तो इनमें अगर 4-5 साल तक बच्चा चला गया तो वो लाइलाज ही हो जाता है, फिर डाइट का तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर हाँ कुछ दूसरी बीमारियां हैं जिनमें 4-5-6-7 साल तक भी इलाज हो सकता है। एक और चीज कि ज्यादातर बीमारियों में एक ऑपरेशन से ही काम हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जटिल बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट का एक भी भाग ठीक से नहीं बना होता। या तो माँ बाप कई बार हताश हो जाते हैं तो उस बच्चे को मतलब छोड़ देते हैं कि भाई अब हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी हिम्मत रखें तो 2-3 ऑपरेशन के बाद में वो नॉर्मल जैसा हो जाएगा। नॉर्मल जैसे के मतलब वो जो 2-3 सर्जरी के बाद में 40 से 45-50 साल तक जी सकता है, जो आज लॉन्गेस्ट सर्विंग, जो आज तक जी रहा है, लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग जो पेशेंट है उन सर्जरीज के बाद में। और दूसरी बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाएगा कि बहुत ज्यादा फुटबॉल खेल ले या फिर स्पोर्ट्स में ज्यादा चला जाए, लेकिन फिजिकली उतनी कम हो जाएगी, लेकिन अपना काम, अपना मतलब दिनचर्या और अपना कमाई का जरिया वो आराम से कर सकता है। तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते कि आप बच्चे को सही समय पे इलाज कराएं। जैसे कि आपने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोस किया जाता है, और वो अगर कॉम्प्लिकेशन जो भी अगर इस तरह का निकलता है तो आपके पास वो ट्रीटमेंट आ जाता है। अगर क्या इस चीज़ में एक, हालांकि आप डॉक्टर हैं बट फिर भी क्या श्योरिटी है कि अगर उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और डायग्नोस हो भी गया है, ऑपरेट हो गया है, तो 100% श्योरिटी रहती है कि इट विल बी सक्सेस, या रिस्क रहता है? देखिए 100% सक्सेस तो किसी चीज़ में नहीं होती है, क्योंकि और आप ये सोचिए कि मैं आपको एक्चुअली में ये इसकी बड़ापन बता भी नहीं पाऊंगा कि कितना है। अगर ये हार्ट की सर्जरी आप सोचिए कितनी बड़ी है कि आज की तारीख में गिने चुने सेंटर है इंडिया में कि जो कि बहुत छोटे बच्चों के हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं या हिम्मत कर रहे हैं उतनी करने की। क्योंकि एक हार्ट की सर्जरी करना ही बड़ा काम नहीं है, ये ऐसी सर्जरी नहीं होती जैसे कोई फोड़े फुंसी का या फिर कोई छोटा ऑपरेशन हो गया, ऐसा नहीं। इसमें हार्ट के अंदर जाना पड़ता है ज्यादातर सर्जरी में, और हार्ट आपको पता है एक पंप की तरह होता है। जैसे मोटर फेंकती है वैसे ही मेरा हार्ट जो है मेरे सर से लेकर पांव तक खून फेंकता है। तो जब वो हार्ट ऐसे पंप कर रहा है तो उस पंपिंग के टाइम पे आप अंदर जाके उसकी चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो ऑपरेशन के टाइम पे हार्ट को बंद करना पड़ता है। आप सोचिए हार्ट बंद करके पड़ा हुआ है और इंसान, हार्ट बंद होने का मतलब मृत्यु होता है, लेकिन आप सोचिए इस मृत्यु को क्रिएट करना पड़ता है। वो मृत्यु हार्ट को बंद करते हैं, हार्ट ऐसे पड़ा होता है शिथिल, और उस टाइम पे हार्ट का जो काम है और फेफड़ों का काम है एक कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, CPB मशीन, बाईपास मशीन जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा हो रहा होता है। पूरा खून उस तक जाता है, फिर वो शरीर के अंगों तक खून फेंकती है, और शरीर के अंग, इसीलिए उस हार्ट की सर्जरी अगर वो 1 घंटा चलती है, 2 घंटा चलती है, मेरे शरीर के अंग उसी मशीन के द्वारा जिंदा रहते हैं। मतलब उस वक्त वो काम जो हार्ट करता है वो मशीन करती है। तो आप सोचिए उस टाइम कितना क्रूशियल होता है, और उस टाइम सिर्फ एक हार्ट का सर्जन नहीं, ये तो बहुत महीन काम है जो कि बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। एक हार्ट का सर्जन अच्छा होना चाहिए, जो उसको बेहोशी देने वाला है वो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, वो भी बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। फिर वो परफ्यूजनिस्ट, वो मशीन चलाने का हर कोई, मैं भी नहीं चला सकता, वो परफ्यूजनिस्ट का भी अलग से कोर्स होता है, उस चलाने वाला अलग होना चाहिए, और उसमें भी बच्चों का अलग से होना चाहिए। फिर जब ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, हार्ट वापस से चालू होता है। कई बार हार्ट को चालू होने में थोड़ा समय लगता है, कई बार हार्ट मतलब कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से ले लेते हैं सर्जरी, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। फिर जब वो बच्चा ICU में आता है तब, अभी तो 50% काम हुआ है आपका, 50% काम है ICU में, तब आपकी रात दिन उसको आगे बढ़ाने में लगता है। 4 से 5 दिन तक बच्चा क्रिटिकल रहता है, उसके बाद में बच्चा नॉर्मलाइज होने लगता है बड़ी सर्जरी में हार्ट की। तो मैं जो आपको कह रहा हूं, आपने पूछा रिस्क, अब आप मेरे को शायद जवाब देने की जरूरत नहीं है कि इतना सब कुछ होता है हार्ट के साथ, तो ऑब्वियसली रिस्क होता है। लेकिन उस रिस्क को अगर नहीं कराएं तो बच्चा 100% नहीं रहेगा। अगर कराएंगे तो आपके साथ जो भी उस सर्जरी के साथ में जो किताब कहती है, जो साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने पूरे दुनिया में जितने केसेस किए हैं उसमें रिस्क बताया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, उस रिस्क पे आपका बच्चा सर्जरी होकर ठीक हो जाता है। तो पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव होते हैं, मतलब रिस्क लीजिए तो पॉजिटिव चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत कम है। मतलब बहुत ही 10 से 15% का रिस्क मैक्सिमम है, और वो भी सबसे ज्यादा है, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज में।
ज्यादातर सर्जरी में जिसमें सिर्फ होल बंद करना होता है उसमें 2 से 4 या 5% का रिस्क होता है। 95, 96, 97% बच्चे ठीक होके घर जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट डॉक्टर्स उसमें कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज देते हैं। एक पेरेंट्स के लिए या फिर एक पेशेंट के लिए अगर बात करें कि जस्टिफाई करना कि विच डॉक्टर इज़ गुड, डॉक्टर सिलेक्शन जो होता है, क्योंकि हार्ट की बीमारियां अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो कैसे एक अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन एक पेशेंट या पेशेंट के पेरेंट कर सकते हैं? हाउ दे डिसाइड कि नहीं हमें इस, क्योंकि कभी कभी सर मेडिकल फील्ड में ये चीज़ें होती है कि सम पर्सन हैव बैड एक्सपीरियंस अबाउट दैट कि नहीं उस डॉक्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या उसकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो एक पेरेंट के लिए मूवमेंट कैसे ये डिसाइड होगा कि विच डॉक्टर इज गुड? देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा आपने। ये इस सवाल का जवाब जो है, ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहती हूँ वो बेसिक पॉइंट जिस पे हम डिसाइड कर सके। देखिए, पहले तो आप जागरूक रहिए। जैसे कि मैंने अभी अपना एक YouTube चैनल भी चालू किया है, डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक के जरिए। उसमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा, कौन सी मशीन कैसे काम करती है, कैथ लैब क्या होती है, सोनोग्राफी मशीन क्या होती है, सीटी कैसे काम करता है, MRI कैसे काम करता है। पहले तो आप जागरूक रहिए। आप जागरूक रहेंगे तो आपको खुद पता होगा कि कहाँ जाना है आपको। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज क्या है, अगर आपको बीमारी पकड़ में आ जाती है तो आप डॉक्टर के सामने बैठते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। आप वो मत सोचिए जो आपको पता है, आप ये सुनिए कि वो डॉक्टर आपको क्या बताना चाहता है। फिर तीसरी चीज देखिए, ये दवाई लगना एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि ये भ्रांति है। ये इसकी दवाई लग गई, उसकी नहीं लगी। जैसे मैं बच्चों में कहता हूँ, कुछ बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो सर्दी खांसी जुकाम कई बार 4-5 दिन की दवाई के बाद में धीरे धीरे जाता है। लेकिन कुछ इम्पेशेंट, जैसे हम हर किसी में एक, हर आदमी का अलग अलग व्यवहार होता है, हर आदमी का अलग अलग सोच होती है, और वो सोच डेवलप होती है कि बचपन से क्या सोचता आ रहा है या उसके दोस्त कैसे रहे हैं, तो उस हिसाब से वो सोचता है। कुछ लोग तो पेशेंस मतलब संयम रख के 4-5-6 दिन तक डॉक्टर का वेट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार दवाई तो दी है, इससे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीमारी हुई है तो वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो उसमें अपन को बस इतना है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर बच्चा आपका खा रहा है, पी रहा है और मतलब ठीक लग रहा है तो आप पेशेंस रखिए डॉक्टर के पास, और ऑब्वियसली आप खुद जागरूक रहेंगे तो डॉक्टर सिलेक्शन ठीक होगा। और एक और बात कि आप अगर आप किसी से सलाह लेते हैं, ये मेरे को रोजमर्रा में ये प्रॉब्लम आती है, तो सलाह या तो किसी डॉक्टर की लीजिए या किसी समझदार ऐसे व्यक्ति की लीजिए जो इन चीजों में जानता हो थोड़ी बहुत। अगर आप सलाह किसी की भी ले लेंगे तो शायद वो आपको भ्रमित भी कर दे। तो आप पहले खुद जागरूक बनिए, क्योंकि बच्चा आपका है। और डॉक्टर, देखिए कोई भी डॉक्टर, मैं आज एक और बात बोलना चाहूंगा। मैं आज तक 2000 में मैंने MBBS ज्वाइन की थी, आज 2020 हो गया, तो 20 साल हो गए मुझे इस डॉक्टरी में करते करते फील्ड में। और मैंने बहुत जगह, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे हॉस्पिटल देख लिए, लेकिन मुझे शायद आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला कि जो अपने पेशेंट को खराब करके भेजना चाहता हूं। तो हर डॉक्टर का ये है कि मेरा मरीज ठीक होके चला जाए तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे मुझे होता है, तो वैसे ही सारे डॉक्टर्स को होता है। तो मेरा आपको यही बोलना है कि लास्ट मैसेज कि आप जागरूक बनिए और डॉक्टर की बात समझिए। और फिर अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है, जो कि आपका हक है, तो सेकंड ओपिनियन ऐसे आदमी से लीजिए जो उसी फील्ड से मतलब रखते हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये डायग्नोस हो जाता है कि बच्चे के दिल में छेद है, तो क्या माताओं को भी खाने में कुछ प्रिकॉशंस या कुछ वर्क में कुछ ऐसा ध्यान रखना पड़ता है? जी नहीं, माताओं को तो नॉर्मल ही खाएंगी, नॉर्मल पिएंगी। ऐसा हार्ट से रिलेटेड, हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल 2 तरह की बीमारियां होती है हार्ट में। एक होती है बच्चे के हार्ट में होल हैं या नलियां अलग जुड़ी हुई हैं, मतलब जो उसमें दिखती है ऐसे। और एक होती है मेरे हार्ट कैसे काम करता है। अभी मैं हाथ हिला रहा हूं तो मेरा दिमाग से मैं हाथ हिला रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं तो मेरा दिमाग कह रहा मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे हार्ट को मेरा दिमाग नहीं बोल रहा है कि हार्ट तू धड़क, ऐसा नहीं है। वो अपने आप धड़क रहा है जब से मैं अपने मतलब मदर और जब तक मैं जाऊंगा तब तक वो धड़केगा। तो वो जो हार्ट है वो कैसे धड़कता है, तो आपको मैं अगर वैसे समझाऊं मेडिकल भाषा में, तो एक पावर सेंटर होता है SA नोड। जैसे कहीं पे बहुत बड़ा डैम है जहां पे बिजली बनती है, तो वो बिजली बनती है SA नोड में, हार्ट का एक जगह होती है। फिर वो बिजली आती है छोटे पावर सेंटर में, मतलब वो बड़े डैम से सिटी के पावर हाउस में आती है, उसको बोलते हैं हार्ट में AV नोड। फिर वो धीरे धीरे वायरिंग से हमारे घर में आ जाती है। तो वो
मतलब बंडल ऑफ हेज और परकिंजे फाइबर उनका नाम होता है, वो धीरे धीरे वायरिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को मेरे हार्ट तक लिया जाता है और मेरा हार्ट फिर धड़कता है। अगर माँ के पेट में धड़कन की कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की कोई प्रॉब्लम है, तो माँ को कुछ दवाइयां दी जाती हैं, क्योंकि बच्चे को हम डायरेक्टली दवाई नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने ट्राई किया है और देते भी हैं डायरेक्टली उनको इंजेक्शन या ऐसी कुछ चीज, लेकिन पहले आप माँ को दवाई देते हैं जिससे कि माँ के खून से वो बच्चे के अंदर भी पहुंच जाती है। तो सिर्फ यही है, दवाई देने का हो सकता है, लेकिन खान पान में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आपने कहा कि बाय बर्थ के बाद 4-5 महीने के अंदर ही ऑपरेशन ज्यादा सक्सेसफुल या अमूमन किया जाता है? नहीं, हर बीमारी का अलग है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे एक पीडीए होता है, एक डक्टस आर्टेरियोसिस नाम की चीज होती है, हर बच्चे में होती है जब वो माँ के पेट में होता है, वो नॉर्मल है उस टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो 10 से 15 दिन में या महीने भर में वो अपने आप बंद हो जाती है, कि उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन वो कई बार वो नली इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हार्ट में एक जो फेफड़ों को जाने वाला या शरीर को जाने वाली जो वाल्व है, अगर वो ब्लॉक हो तो वो नली एक ऐसी है जो कि बंद हो जानी चाहिए। वो नली एक ऐसी है जो बच्चे को जन्म के बाद जिंदा रखती है। अगर वो नली बंद हो जाए तो बच्चा इमीडिएटली उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इन बीमारियों का जन्म के इमीडिएटली बाद ऑपरेशन करना पड़ता है। जब मैं जोधपुर नया नया आया था तो एक बच्चे का दूसरे या तीसरे दिन मैंने बलून डाल के एक नली खोली थी, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा था उसी नली के बदौलत जो कि उसके फेफड़ों को सप्लाई कर रही थी, डक्टस आर्टेरियोसिस, और वो नली धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, बंद होने वाली थी। अगर वो नली बंद हो जाती तो फेफड़ों को खून नहीं पहुंचता और बच्चे की मृत्यु हो सकती थी। तो ऑपरेशन हर बीमारी में अलग टाइम होता है। 4 से 5 महीने मैंने आपको सिर्फ VSD का बताया। बाकी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनका ऑपरेशन जन्म होते ही होता है, कुछ का 7 दिन में होता है, कुछ का 1 महीने के अंदर भी होता है। तो अलग अलग बीमारी का अलग अलग है। तो ठीक है, आपने बोला है कि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिन्हें डायग्नोस किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो अमूमन 18 साल तक के बच्चे हैं, उनमें ऐसी कौन कौन सी हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस है, या सबसे ज़्यादा चांसेस या ऑपरेशन के केसेस आपके पास उन्हीं के आते हैं? वैसे तो देखिए, मैं जन्मजात बीमारियों की ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो जन्म पे हो, वो ही बीमारी जो 18 साल पे है तो वो जन्म से ही चालू है। पकड़िए आपने 18 साल पे है, वो बात अलग है। हम फेल हो रहे हैं, एज हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो रहा है। हमारी अवेयरनेस, अगर हम अवेयरनेस फेल हो रही है, तो अगर आपने 18 साल पे उसको पकड़ा है, तो मैं तो जन्म से अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, इसलिए 18 साल पे। लेकिन ये यहाँ पे आपने ये प्रश्न पूछा तो इसका एक और एंगल है जी। इसका एंगल ये है कि आज की तारीख में देखिए स्ट्रेस बहुत है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, और आजकल तो सोशल मीडिया इतना है, बच्चों को स्कूल जाते हैं तो उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, माँ बाप किसी चीज में बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो जो स्ट्रेस रिलेटेड है, और उनका खान पान, आजकल जंक फूड खाते हैं बच्चे संभ्रांत परिवारों के, तो वो चीजें हमारे बच्चों की जो हार्ट की मांसपेशी को सप्लाई करती है, कोरोनरी कहते हैं उसको, उसके अंदर जो है धीरे धीरे थक्का, मतलब जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब उसमें धीरे धीरे थक्का जमा रही होती है, और वही चीज बाद में हार्ट अटैक का रूप धारण करती है। तो मेरा बोलना यही है कि पहला सुख निरोगी काया। आप भी एक्सरसाइज कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए, वॉक पे लेके जाइए, रनिंग कराइए और स्वस्थ रहिए। अच्छा सर, हार्ट की कोई ऐसी एक्सरसाइज आप बता सकते हैं जिससे हार्ट को बहुत ज्यादा हेल्थी रखा जा सकता है? ब्रीदिंग एक्सहॉल इनहॉल, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी जिससे अगर हम कहें कि हार्ट को हेल्थी? ये आप शायद प्राणायाम की बात कर रही हैं। वो इनहेल एक्सहेल आपने खुद ही बोल दिया कि वो तो बाबा जी रोज सुबह आते हैं, वो कराते हैं। आप अगर उसको कर सकते हैं तो वेरी गुड। लेकिन अगर आप हार्ट की बात करें तो WHO का एक क्राइटेरिया है, WHO ने गाइडलाइन दी है, और वो अगर आप उसको भी फॉलो कर सकें, आप अगर 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज चलना जिसे कहते हैं कि फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, भागिए नहीं लेकिन तेज चलिए। ये जो धीरे धीरे चलना है, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 30 मिनट हर रोज की एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 डेज, 7 दिन होते हैं, 2 दिन छुट्टी बनाइए, खाइए पिए, लेकिन 5 दिन आप अपने शरीर को दीजिए।
आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु त्यागी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और खास तौर पे बच्चों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। विषय बेहद गंभीर है, बच्चों के हृदय से जुड़ा हुआ है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं 7733001360 पर और उनसे सीधे तौर पे बात कर सकते हैं। जोधपुर की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, जितने केसेस आपके पास आते हैं, क्या पेरेंट्स इतने अवेयर हैं या नहीं है अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, या हार्ट की जो भी कभी ऐसा केस सर आपके पास आया है जिसे सोचकर आपको लगता है कि नहीं अभी भी बहुत कुछ है जो जोधपुर में बदलना चाहिए इस चीज़ को लेकर, कभी ऐसा होता है? अभी अगर मैं आपसे सत्य बोलूँ तो अभी तक काफ़ी कुछ ऐसा है जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो ग्रामीण परिवेश से जो हमारा माँ बाप है वो उनको लेके बड़ी मुश्किल से, और अभी आप जानते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है तो कितनी मुश्किल से जोधपुर तक पहुंचते हैं। पहली बार मैं उनका हार्ट की सोनोग्राफी करता हूं और उन्हें बताता हूं हार्ट में ये प्रॉब्लम है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक तो ये ऐसा ही था कि हमें मतलब बड़ी शहरों की तरफ भेजना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे अगर आप पैसे के हिसाब में देखें, मतलब फाइनेंशियल देखें, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बड़ी सिटीज़ हैं तो बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बड़ी। तो अभी तक काफ़ी है जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्हें बाहर भेजना पड़ता था, लेकिन अब कुछ करके एक पहल हम लोग कर रहे हैं कि जोधपुर में ही रेडिएंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम ये बच्चों के हार्ट की सर्जरी, कितना भी छोटा बच्चा हो वो हम डॉक्टर शामवीर हैं उनके द्वारा हम कराएंगे और इस चीज़ को करने की हम पूरी मतलब आगे जाने की कोशिश करेंगे। हेलो, हाँ जी मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। नहीं, बच्चों का प्राइस बढ़ना वगैरह वो किस हिसाब से होता है, डॉक्टर से बात करनी थी। जी हाँ, पूछिए सर, हमारे पास ही बैठे हैं, अपना सवाल पूछिए। मेरा बच्चा है 12 साल का है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। जी और कोई दिक्कत है उसको हाइट के अलावा? नहीं, हाइट का कुछ, बस हाइट का ही है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी तो रनिंग दौड़ वगैरह सब करता है, क्रिकेट 2 घंटे खेलता है। आपके घर में पूरे पोलो ग्राउंड है जोधपुर में, उसके पूरे 2 राउंड निकालता है। आपके घर में मतलब आपकी हाइट और आपके हस्बैंड की हाइट वो बच्चे के अनुकूल है या छोटा पड़ रहा है? नहीं, वो नॉर्मल है, इस वजह से मैं उसकी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है ये आपके पारिवारिक हाइट के हिसाब से नॉर्मल है? हाँ। अच्छा, हाइट बढ़ाना चाहते हैं? नॉर्मल नहीं, हमारी कम है, इस वजह से मैं सोचती हूँ इसमें वो ना हो। अच्छा, मैं आपको, अब मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक ऑपरेशन होता है जो हाइट बढ़ाने के लिए भी होता है, इलिज़ोरोव बोलते हैं उसको, हड्डी का ऑपरेशन है ये। तो आप हड्डी के, बच्चों के हड्डी के डॉक्टर से जाके मिले, डॉक्टर हितेश चौहान है उनका नाम, जो जोधपुर में अवेलेबल है, उनसे जाके मिले और उनसे अपनी समस्या बताएं। लेकिन सर जैसे इन्होंने बोला कि इनकी हाइट भी कम है, इनके हस्बैंड की भी, तो हेरिडिटी भी तो हो सकती है। मैंने इनसे यही पूछा कि आपको अनुकूल लग रही है क्या? अगर अनुकूल नहीं है तो उसके अलावा बहुत सारी है, जैसे एंडोक्राइन का डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ग्रंथि से रिलेटेड। अच्छा। या फिर मेरे हार्ट की भी कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो जिसकी वजह से होता है, मतलब क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चली आ रही किसी भी वजह से हमारी ग्रोथ या हाइट रुक सकती है। अच्छा। तो वो एक अलग एंगल है, लेकिन ये कहना चाहती हैं कि हमारी हाइट कम है, हम अपने बच्चे की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। डॉक्टर हितेश चौहान को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो अच्छा। उनके साथ मैं। अच्छा, हमारी बात जोधपुर में सर्विसेज को लेकर हो रही थी। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था कि अभी तक तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हमें बाहर भेजना पड़ता था। थोड़े बड़े बच्चे अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही छोटे बच्चे जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा अपन को आईसीयू केयर और वो सब चाहिए होती है, उनके हार्ट की सर्जरी हम मतलब कराना हमने चालू कर दिया रेडिएंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल जोधपुर में। कोविड-19 का वक्त चल रहा है और शायद 5-6 महीने हो गए हम उस डर में ही जी रहे हैं। इतना इन्फेक्शन फैल रहा है, इतने केसेस सामने आ रहा है और अमूमन हमेशा यही कहा जा रहा है या माना भी जा रहा है कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस तरह की डिजीज से इन्फेक्टेड चल रहे हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और हार्ट तो एक, जिस बारे में हम बात करें वो भी एक बहुत बड़ा डिजीज है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं या फिर किस तरह कोविड-19 के इस फेज से जो हार्ट कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं उनको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? देखिए, बेसिकली कोविड जो ये वायरस है कोविड-19, ये हमारे फेफड़ों को मतलब जकड़ता है जी। फेफड़ों को जकड़ता है, तो मेरा मतलब अगर हार्ट का प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उसका फेफड़ा भी अगर जकड़ लिया गया और हार्ट भी प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब उसके लिए
ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हार्ट और फेफड़ा दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मेरा फेफड़ा एक छलनी की तरह है। आप सोचिए कि गंदा खून जाता है और मैं सांस लेता हूँ, हवा से ऑक्सीजन मेरे फेफड़े में जाती है और उसके साथ मिक्स होती है और अच्छा हो जाता है, और मेरा फेफड़े का ही जकड़न हो गई तो मेरे अच्छे और गंदे खून का जो मिक्सचर है वो सब खराब हो जाएगा और हार्ट पे भी उसका असर आएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हार्ट का पेशेंट कोई बच्चा पहले से है तो उनको बहुत ही एहतियात रखनी चाहिए। देखिए, मास्क उसको नीचे मत करते रहिए, मास्क को पूरी तरह से पहनिए। अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली मास्क पहना के जाइए। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा बच्चे को दूर रखें, और मतलब हाथ में एक छोटा सा सैनिटाइजर रखिए। बस का टच किया तो वहाँ से करिए। बच्चे के हाथ थोड़ा सा ऐसे पकड़ के रखिए कि वो बार बार इधर टच करके मुंह पे ना टच करे। तो आपको बचना ही होगा, बचाना ही होगा बच्चे को। प्रिकॉशन, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और कोरोना वायरस को एक बीमारी, बड़ी बीमारी समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में मैं जैसे बाहर देखता हूँ, लोग उसको थोड़ा कम आंक रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फैलती बहुत ज़्यादा है। इसमें 1 से 1.5% की मॉर्टेलिटी, मतलब 100 लोगों को हुआ तो 1 से 2 लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन अगर आप सोचिए कि 1 लाख को हुआ तो 1 से 2000 की होगी, 10 लाख को हुआ तो आप उसी अनुपात में उसको बढ़ाते जाइए। और हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मरीजों को लेने के लिए गियर्ड अप नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, और ये बच्चे को तो बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिनका डायग्नोस हो चुका है, जो ऑपरेट हो चुके हैं एंड जो सक्सेस हो चुके हैं ट्रीटमेंट्स जब बाय बर्थ, क्या उनके लिए भी अभी कोविड-19 का ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे उनके ऑपरेशन सक्सेस हो चुके हैं? जी, जिनका एक ऑपरेशन में बहुत ठीक हो चुका है पूरी तरह से, ऑपरेशन को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो उनके लिए तो जैसे नॉर्मल बच्चे के लिए प्रॉब्लम या नॉर्मल किसी इंसान के लिए प्रॉब्लम है, वही सेम प्रॉब्लम उनके लिए है जी। लेकिन अगर किसी को, जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चों को 3 ऑपरेशन भी लगते हैं, उसका एक ही ऑपरेशन हुआ है या 2 ही ऑपरेशन हुए हैं, तीसरा होना बाकी है, तो उन बच्चों को एक्चुअली में इसमें तीसरे ऑपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा रिस्क है नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा, क्योंकि ये ऑपरेशन कुछ ऐसे होते हैं जो फेफड़ों पे ही मतलब आधारित होते हैं। ये ऑपरेशन, जो 3 ऑपरेशन, अगर बच्चे का फेफड़ा ही खराब हो गया तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएंगे और फिर नहीं बच पाएगा बच्चा। तो इस किसी भी सांस की बीमारी से बचिए, स्पेशली कोविड-19 से। कॉल ले लेते सर जी। हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर, अपना सवाल पूछिए। सर मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पीजी पे इतना अच्छा दे रहे हैं। और जोधपुर के लिए ये आपका अति है कि हम लोग उम्मीद चाह चुके थे कि जोधपुर में कोई कार्डियोलॉजिस्ट पेडिट्रिशियन इतना बड़ा अवेलेबल होंगे। जी धन्यवाद तो आपको। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर, आपको शुभकामना। धन्यवाद कि आप टीवी पे हम लोग को आपको लाइव देखने का मौका मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। राजीव जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? राजीव जी। मैडम नहीं, मैं तो सवाल भी पूछूंगा। मैं तो देखा सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप जोधपुर में सिंगल कार्डियोलॉजिस्ट, और ये जोधपुर के लिए सौभाग्य की बात है डॉक्टर। नहीं जी, और भी आए हैं अभी। मैं धन्यवाद दूंगा जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए यही पॉजिटिविटी होती है और यही दर्शकों का प्यार है, और हमें भी अच्छा लगता है कि दर्शक देखिए बिना किसी सवाल के भी उन्होंने आपके लिए कॉल किया है जी। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था, कोविड-19 को लेकर जब बात चल रही है, इम्यून पावर को बढ़ाना हो, चाहे वो जनरल जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चाहे वो या फिर एक हेल्दी पर्सन हो, इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर इम्यून पावर ड्यूरिंग कोविड-19 भी, तो क्या क्या किया जा सकता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? हम एक्चुअली में क्या है, सिर्फ खाने की बात करते हैं। जैसे इम्यूनिटी की बात आती है, हमारे दिमाग में 2-4 ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसा आ जाता है जी। लेकिन मुझे लगता है इम्यूनिटी पावर सबसे ज़्यादा बढ़ती है आपकी पॉजिटिविटी से जी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी जी। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम का एक पदार्थ है जो सिक्रीट होता है, और वो आपको थोड़ा हैप्पी रखता है जी। तो अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाएगी जी। अब आता है दूसरा पार्ट, खाना क्या चाहिए, जो कि बहुत लोगों ने बोल दिया और वही मैं रिपीट करता हूँ कि आप विटामिन सी से जितने भी आंवला है, नींबू है, ऑरेंज है, ये सब खाइए, फल अच्छे से खाइए,
अपना पौष्टिक भोजन लीजिए और टाइम पे लीजिए, और कोशिश करिए कि रात में आप थोड़ा सा जल्दी खा लें, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एक और मुझे नहीं पता वो कितना काम करता है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि मेरे फादर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जी। तो मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद को देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। तो उनका ये मानना है, उनकी पैथी का, कि हर बीमारी आंतों से, पेट से चलती है। तो अगर हम उनकी बात को जाएं, तो अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो काफ़ी आपका ठीक रहेगा। अगर आप खान पान ठीक रखेंगे, विटामिन सी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लेंगे, और समय पे खाना खाएंगे और संतुलित खाना खाएंगे। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो खाइए सब, टेस्ट हर चीज़ का लीजिए, लेकिन खाइए लिमिटेड। मतलब ये टेस्ट जो है जीभ पे आता है, पेट में कोई टेस्ट नहीं आता, तो उसको फुल मत भर लीजिए, लेकिन खाइए सब, कुछ भी चीज़ मत छोड़िए, क्योंकि अपन आए हैं तो सब चीज़ टेस्ट करके जाएंगे। लेकिन उतना मत खाइए कि आप फिर आपको एसिडिटी हो जाए, रिगर्जिटेशन हो जाए। और जितना भी आपका एक्स्ट्रा खाना पेट में जाता है, थोड़ा तो यूज हो जाता है, लेकिन जो कि बाकी बचता है वो सिर्फ फैट बन के तब्दील हो जाता है। तो संतुलित आहार लीजिए, विटामिन सी लीजिए, पॉजिटिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, डाइट की बात हो गई। अब ये रूमर है या फिर मेरा आधा ज्ञान है, या फिर क्या जनरल एक सवाल आता है कि जो हम ये सोचते हैं कि हमारी डाइट में हम वो उतने विटामिन न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो मल्टी विटामिन की टैबलेट्स, विटामिन सी की टैबलेट्स अभी आप मार्केट में देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है। क्या वो खाने से हमारा इम्यून पावर या फिर हमारा बैलेंस डाइट है वो पूरा हो जाता है? देखिए, खाने को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। आप माँ बाप को चाहते हैं कि मैं हार्ट के लिए देखा कि सर इसको भूख बढ़ाने की, कुछ आती हैं भूख बढ़ाने की प्रोडक्ट्स, लेकिन मल्टीविटामिन्स मैं भी लिखता हूँ, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकते आपके खाने को। अगर आप कहें कि मैं गोली खा लूँ, हाँ साइंस के आगे जाके कुछ हो जाएगा, तो मैं उसके लिए नहीं आज बोल रहा हूँ, लेकिन आज के लिए मैं ये कहता हूँ कि खाना का काम खाना ही करेगा, और जो दवाई है वो उसके ऊपर एडेड कर देगी। जैसे पिज्जा का एक बेस होता है, सॉरी पिज्जा की बात नहीं करनी चाहिए और उसके ऊपर टॉपिंग दवाई समझ लीजिए, लेकिन आपका खाना मेन है। और कभी कभी पिज्जा भी खाइए महीने में एक बार। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा नहीं खाना, बस ज्यादा नहीं खाइए, लेकिन खाइए जरूर जी। एक सवाल मेरा और जनरल है, ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लेना, कभी कभी ऐसा होता है छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस में हम कहीं से भी मार्केट से दवाई खरीद के बिना नॉलेज के उसे खा लेते हैं। क्या ये कहना सही है कि उनका सीधा इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे या किडनीज पे पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, और कुछ लोग उनको बिना जाने खाते रहते हैं। दवाई कब लिखते हैं डॉक्टर? जब उनको लगता है कि इसका इफेक्ट, मतलब उसका जो काम है वो शरीर पे पॉजिटिव ज्यादा होगा बजाय नेगेटिव के। क्योंकि साइड इफेक्ट हर चीज का है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है अगर अपन उसका इफेक्ट या उसकी अच्छी चीज देखेंगे तो। लेकिन अगर अपन ओवर द काउंटर जाके मतलब उससे ले लेते हैं, देखिए बहुत ही जो नॉर्मल सी बीमारियां आपने जाके ले लिया, एक बार ले लिया, लेकिन अगर आपकी एक बार से भी ठीक नहीं हुई तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे अगर आप, मैं समझे हूँ आपको कि मेरी गाड़ी खराब हो और मैं ही उस गाड़ी को ठीक करना चालू कर दूं, तो शायद मैं उसके पुर्जे और खोल दूंगा। बिल्कुल सही। तो मैं कंपनी में ही देना चाहूंगा या मैं किसी मैकेनिक को ही देना चाहूंगा। तो आपकी जो शरीर रूपी गाड़ी है उसको आप एक सही आदमी पे सौंपिए जो उस गाड़ी के बारे में जानता हो। बिल्कुल। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे सभी प्यारे दर्शकों को अपनी तरफ से एक मैसेज दें, बिकॉज आप डॉक्टर हैं और आप भी चाहेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी वेल्दी रहें। तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा मैसेज आपकी तरफ से हमारी जितने भी चैनल के दर्शक हैं उन तक जरूर जाए। देखिए, मैं आज हार्ट की हमने बहुत बात कर ली, इधर उधर की बहुत बात कर ली। मैं आज एक कॉमन बात सबसे करना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर आप लोगों के बीच में से ही आते हैं। जब मैं छोटा था मैं डॉक्टर पैदा नहीं हुआ था, मेरा ये एक पेशा है डॉक्टरी जी। हाँ, मेरा पेशा ऐसा है कि अगर मेरे पास पेशेंट आ जाता है तो उसकी जान बच जाती है कई बार। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग जितने भी अपने सब भाई बहन सब दर्शक देख रहे हैं, देखिए डॉक्टर बोला जाता है कि भगवान है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम भगवान नहीं है। हम अपना पेशा हमारा आपसी हेल्थ से रिलेटेड है और जान से रिलेटेड है, इसलिए बोला जाता है। तो आप उस चीज को इतना, मतलब अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है या फिर कुछ, हर बच्चा तो मेरे हाथ से भी बच के नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही खराब आया है तो
वो उसको बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप लोग उस चीज को संयम बरतें। जैसा कि हम टीवी में देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत सारी उनको अविश्वास पैदा हो जाता है। तो मेरा आपसे यही है कि बीमारी को समझिए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उसको ढंग से समझिए, और तब आप इलाज कराएंगे तो ये चीज आपके बच्चे के या आपके फेवर में भी होगी और ये समाज के फेवर में भी होगी। थैंक यू सो मच सर, आप इतने पॉजिटिव हैं, इतने एनर्जेटिक हैं और इतना जॉयफुली आपने हमारी ऑडियंस से भी बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सो मच। थैंक यू न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच से पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु त्यागी, जिनसे आपने हृदय रोगों के बारे में बात की। उम्मीद है आपके जहन में जो सवाल होंगे उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन आपको जरूर मिला होगा। एक बार फिर हम आपसे यही कहेंगे, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है, छोटी मोटी लापरवाही मत कीजिए, खुद के प्रति सबसे पहले जागरूक रहिए। आप अपने लिए जागरूक रहेंगे, अपने से प्यार करेंगे तो फिर आप समाज से भी प्यार करेंगे। आज के लिए मैडी टॉक में बस इतना ही। शिल्पा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।